एक संख्या है, एक बहुत ही खास संख्या, जो आधुनिक पश्चिम बंगाल की कहानी कहती है। वो संख्या है 6688। अप्रैल 2011 और मार्च 2025 के बीच 6688 कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और पश्चिम बंगाल छोड़ दिया। ये कोई धीमी गति से हुआ रिसाव नहीं था। ये उन व्यवसायों की एक शांत, लगातार बढ़ती बाढ़ थी, जो समुदायों का निर्माण करते हैं और पीढ़ियों के लिए नौकरियां पैदा करते हैं, जो राज्य से गायब हो रहे थे। ये सिर्फ एक सुर्खी नहीं है, ये एक पलायन है। सोचिए कि किसी कंपनी को वास्तव में एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या लगता है। ये एक बहुत बड़ा काम है। आप अपने बुनियादी ढांचे, सप्लाई चेन और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को जड़ से उखाड़ रहे हैं। ये किसी भी कंपनी के लिए आखिरी उपाय जैसा होता है। और फिर भी 6688 कंपनियों ने, जिनमें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 110 फर्में भी शामिल हैं, यही फैसला किया। उन्होंने सिर्फ पश्चिम बंगाल छोड़ा नहीं, उन्होंने उस पर उम्मीद ही छोड़ दी। ये दो बंगाल की कहानी है। एक है इतिहास का बंगाल, पूरब का मैनचेस्टर, एक औद्योगिक महाशक्ति जहां कभी महत्वाकांक्षा और पूंजी खींची चली आती थी। दूसरा है आज का बंगाल, एक ऐसा राज्य जिसने भारत के औद्योगिक उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी 10% से गिरकर सिर्फ 3.5% पर आते देखी। एक ऐसा राज्य जिसकी प्रति व्यक्ति आय जो कभी राष्ट्रीय औसत से 28% अधिक थी, अब उससे भी नीचे खिसक गई है। उद्योग का ये महारथी एक ऐसी जगह कैसे बन गया जिसे व्यवसाय छोड़ने पर मजबूर महसूस करते हैं। ये सिर्फ आर्थिक उतार चढ़ाव की बात नहीं है, ये राजनीतिक फैसलों, टूटे हुए वादों और व्यापार के प्रति एक ऐसी शत्रुता की कहानी है जो दशकों से पनप रही है। ये समझने के लिए कि हजारों कंपनियों ने पश्चिम बंगाल पर उम्मीद क्यों छोड़ दी, हमें उन राजनीतिक विफलताओं को देखना होगा जिन्होंने भारत के सबसे बड़े फिर भी सबसे कम चर्चित कॉरपोरेट पलायन को जन्म दिया। इस तरह की कहानियों की तह तक जाना ही हमारा काम है। हम भारत की अर्थव्यवस्था पर बिंदुओं को जोड़ने के लिए सुर्खियों से आगे देखते हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली खोज को देखने से न चुकें। पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसके पैमानों को वास्तव में समझने के लिए आइए उस संख्या को तोड़ते हैं। 6688। ये आंकड़ा कोई अनुमान या राजनीतिक हमला नहीं है। ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों से आया है, जिसे भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया है। ये एक ठंडा, कठोर तथ्य है जो औद्योगिक गिरावट की 14 साल की अवधि को ट्रैक करता है, जो ठीक तब शुरू हुई जब तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी 2011 में सत्ता में आई। और ये पलायन एक समान गति से नहीं हुआ। इसमें तीव्र संकट के क्षण थे। डेटा से पता चलता था कि समय के साथ समस्या और भी बदतर होती गई, जो 2015 और 2018 के बीच अपने चरम पर पहुंच गई। अकेले 2017-18 के वित्तीय वर्ष में आश्चर्यजनक रूप से 1027 कंपनियों ने राज्य छोड़ दिया। ये लगभग 3 कंपनियां हर दिन, साल के हर एक दिन बंगाल में अपने दरवाजे बंद कर रही थी और उन्हें कहीं और फिर से खोल रही थी। ये सिर्फ छोटे मोटे कारोबार नहीं थे। आंकड़ों से पता चलता है कि जिन कंपनियों ने राज्य छोड़ा उनमें से 110 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी। सूचीबद्ध कंपनियां एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की नींव होती हैं। वे बड़े पैमाने पर रोजगार देती हैं, वे विशाल सप्लाई चेन को सहारा देती हैं और उनका जाना पूरे बाजार के लिए एक चमकती हुई लाल बत्ती है। जब एक बड़ी सार्वजनिक कंपनी ये तय करती है कि पश्चिम बंगाल में बने रहने का जोखिम छोड़ने की भारी लागत से अधिक है, तो ये अविश्वास का एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। तो वे कहाँ गई? यह शायद कहानी का सबसे उजागर करने वाला हिस्सा है। उन राज्यों की ओर प्रवास का एक स्पष्ट पैटर्न है जिन्हें अधिक व्यापार अनुकूल माना जाता है। 1300 से अधिक कंपनियां महाराष्ट्र गई और लगभग 1300 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली चली गई। लगभग 900 ने उत्तर प्रदेश में और 400 से अधिक ने गुजरात को चुना। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह सुरक्षा की ओर एक रणनीतिक उड़ान थी। बेहतर बुनियादी ढांचे, स्पष्ट नीतियों और ऐसी सरकारी वाली जगहों पर जो निवेश को पीछे धकेलने के बजाय उसका स्वागत करती दिखती है। वे पूर्वानुमान और स्थिरता की तलाश में थे।
दो चीजें जो पश्चिम बंगाल में खतरनाक रूप से दुर्लभ हो गई थी। अब हमें पश्चिम बंगाल सरकार के जवाबी तर्क पर भी ध्यान देना होगा। वे तर्क देते हैं कि इन पलायनों पर ध्यान केंद्रित करना सिर्फ एक राजनीतिक बदनामी का अभियान है और उनके पास अपने खुद के नंबर हैं। जबकि 6,688 कंपनियां चली गई, राज्य में पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या वास्तव में उसी अवधि के दौरान 82.5% बढ़ गई, जो 2011 में लगभग 1,37,000 से बढ़कर 2025 तक 2,50,000 से अधिक हो गई। ये एक विरोधाभास पैदा करता है। एक ऐसा राज्य जो स्थापित कंपनियों को खो रहा है, जबकि हजारों नई कंपनियों को जन्म दे रहा है। लेकिन असली कहानी उसी विरोधाभास में है। छोटे स्टार्टअप्स की बाढ़ बढ़ी, स्थापित निर्माताओं के नुकसान की भरपाई नहीं करती है। एक सूचीबद्ध कंपनी हजार लोगों को रोजगार देती है, आपूर्तिकर्ताओं के पूरे इकोसिस्टम का समर्थन करती है और भारी मात्रा में करों का भुगतान करती है। ऑनलाइन पंजीकरण करने वाली 100 छोटी कंसल्टेंसी उसके जाने की भरपाई नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, परिपक्व स्थापित कंपनियां, औद्योगिक विकास के इंजन पश्चिम बंगाल में काम करना इतना असंभव क्यों पा रही है, जबकि नए व्यवसाय जोखिम उठाने को तैयार हो सकते हैं। पुराने दिग्गज अपने पैरों से वोट दे रहे हैं। उनका जाना बताता है कि पश्चिम बंगाल में समस्याएं गहरी और संरचनात्मक है। इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक ही घटना पर वापस जाना होगा, जमीन के ही टुकड़ों पर, जो पश्चिम बंगाल के आर्थिक इतिहास के अगले 2 दशकों को परिभाषित करेगा। उन 6,688 कंपनियों के जाने से पहले एक प्रोजेक्ट था जो उन सभी गलत चीजों का प्रतीक बन गया जो होने वाली थी। सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट। यह सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, यह राज्य के आधुनिक औद्योगिक संकट का मूल पाप है। चलिए 2006 में वापस चलते हैं। वाम मोर्चा सरकार अपनी उद्योग विरोधी छवि को दूर करने की कोशिश कर रही थी और उसने दशक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया, टाटा नैनो। रतन टाटा का आम लोगों के लिए 1 लाख रुपए की कार का सपना। इसने एक विशाल कारखाने, दर्जनों आपूर्तिकर्ताओं और हजारों नौकरियों का वादा किया था। सरकार ने सिंगूर में लगभग 1,000 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण एक पुराने कानून का उपयोग करके काम किया था, जो उसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि लेने की अनुमति देता था। लेकिन जिसे सरकार ने सार्वजनिक उद्देश्य कहा, कई किसानों ने उसे चोरी कहा। किसानों के एक समूह जिन्होंने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया था, वो उस समय राज्य की उग्र विपक्षी नेता ममता बनर्जी में एक शक्तिशाली राजनीतिक सहयोगी मिल गया। उनकी पार्टी टीएमसी ने एक विशाल और भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, श्रमिक को डराया धमकाया गया। पूरी लड़ाई को गरीब किसानों और एक कॉरपोरेट दिग्गज के बीच की लड़ाई के रूप में पेश किया गया। यह स्थिति एक शून्य राशि के राजनीतिक युद्ध में बदल गई। ममता बनर्जी की भूख हड़ताल और फैक्ट्री स्थल की घेराबंदी ने परियोजना को पूरी तरह से ठप कर दिया। सरकार पंगु हो गई थी और टाटा मोटर्स एक राजनीतिक तूफान के बीच एक आधे अधूरे कारखाने के साथ फंसी हुई थी। 3 अक्टूबर 2008 को रतन टाटा ने एक दर्दनाक घोषणा की। टाटा मोटर्स नैनो परियोजना को पश्चिम बंगाल से बाहर निकाल रही थी। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, अगर कोई मेरे सिर पर बंदूक रखता है तो या तो मैं ट्रिगर खींचूंगा या मैं हट जाऊंगा। मुझे लगता है ट्रिगर खींच दिया गया है। बंगाल के औद्योगिक पुनर्जन्म का सपना उसी समय मर गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गुजरात राज्य ने रेड कॉर्पेट बिछाया और नैनो प्लांट को जल्दी से सानंड में स्थानांतरित कर दिया। सिंगूर का भूत तब से पश्चिम बंगाल को परेशान कर रहा है। इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। सबसे पहले इसने भारत के हर बोर्डरूम में एक संदेश भेजा, पश्चिम बंगाल एक राजनीतिक रूप से अस्थिर, उच्च जोखिम वाला निवेश स्थान है। अगर टाटा जैसे सम्मानित नाम को बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जा सकता है तो कौन सुरक्षित था। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, जब टीएमसी सिंगूर विरोध की लहर पर सवार होकर 2011 में जीती तो उन्होंने अपनी सरकार उन्हीं विचारों पर बनाई जिन्होंने टाटा को दूर भगाया था। नई सरकार एक हस्तक्षेप मुक्त भूमि नीति लेकर आई। इसका मतलब था कि राज्य अब निजी उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण में मदद नहीं करेगा। इसके बजाय कंपनियों को सीधे मालिकों से जमीन खरीदने के लिए कहा गया। कागज पर यह उचित लगता है, व्यवहार में यदि आपको सैकड़ों एकड़ जमीन की आवश्यकता है तो आपको हजारों व्यक्तिगत भूस्वामियों के साथ बातचीत करनी पड़ सकती है। ये एक लॉजिस्टिकल दुस्वप्न है
जो कुछ लोगों को पूरी परियोजना को खत्म करने की अनुमति देता है। ये एक किसान समर्थक रुख था जो प्रभावी रूप से किसी भी ऐसे व्यवसाय के लिए नो इंडस्ट्री नीति बन गया जिसे विस्तार करने की आवश्यकता थी। सिंगूर एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने सिर्फ एक कार को बनने से नहीं रोका, इसने निवेशक के विश्वास को चकनाचूर कर दिया, एक विनाशकारी भूमि नीति बनाई और एक मिसाल कायम की कि लोक लुभावन राजनीति हमेशा औद्योगिक विकास पर हावी रहेगी। नैनो फैक्ट्री का पतन पहला बड़ा डोमिनो था। 6,688 अन्य कंपनियों का पलायन धीमी अपरिहार्य गिरावट थी जो इसके बाद हुई। 2011 में तृणमूल कांग्रेस की जीत को परिवर्तन यानी बदलाव माना जा रहा था, लेकिन उद्योग के लिए यह बदलाव बेहतर के लिए नहीं था। व्यापार के प्रति गहरी जड़ें जमा चुकी शत्रुता दूर नहीं हुई, उसने बस एक नया चेहरा पहन लिया। पिछली वाम मोर्चा सरकार बड़े व्यापार के खिलाफ अपनी वैचारिक स्थिति और उग्रवादी ट्रेड यूनियनों के लिए जानी जाती थी, जो बंद के साथ राज्य को ठप कर देते थे या घेराव में प्रबंधकों को बंदी बना लेते थे। इस माहौल ने दशकों पहले ही भारी पूंजी पलायन का कारण बना दिया था। 2011 से बहुत पहले ही पश्चिम बंगाल में उद्योग लाइफ सपोर्ट पर था। टीएमसी उद्योग विरोधी आंदोलनों के कारण सत्ता में आई और उन्हें यह नाजुक व्यवस्था विरासत में मिली। जबकि वे मार्क्सवादी नहीं थे, उनकी राजनीतिक रणनीति लोक लुभावनवाद में निहित थी, जिसने अनिश्चितता का एक समान माहौल बनाया। जिन तरकीबों ने उन्हें सत्ता में लाया, विरोध और नाकेबंदी, अब वे किसी भी संभावित निवेशक पर लटकती एक निरंतर तलवार थी। इसने एक आदर्श तूफान खड़ा कर दिया। जमीन पर व्यवसायों ने सिंडिकेट राज की संस्कृति के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। राजनीतिक रूप से जुड़े कार्टेल जो निर्माण सामग्री और श्रम को नियंत्रित करते हैं, यदि आप उनके नियमों से नहीं चलते हैं तो आप देरी, श्रम समस्याओं और अंतहीन लाल फीताशाही की उम्मीद कर सकते हैं। ये प्रणाली निवेश पर एक अनौपचारिक कर की तरह काम करती है, एक जबरन वसूली का रैकेट जो परियोजनाओं को अव्यावहारिक बना देता है। एक कुख्यात धीमी नौकरशाही और लगातार यूनियन की परेशानी के साथ मिलकर यह तिहरा खतरा व्यापार के लिए मौत की घंटी थी। पूंजी कायर होती है, यह सबसे कम प्रतिरोध के रास्ते पर बहती है, और भारत में जहां इतने सारे राज्य निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वो रास्ता तेजी से पश्चिम बंगाल से बाहर जा रहा था। परिणाम स्पष्ट थे। पश्चिम बंगाल, जो कभी एक इंडस्ट्रियल हब था, लगातार पिछड़ता गया। विनिर्माण उत्पादन में इसकी रैंकिंग देश में 8वें स्थान पर खिसक गई। इसकी मानवीय कीमत बहुत बड़ी रही। कुछ नए बड़े उद्योगों के साथ रोजगार सृजन रुक गया, जिससे राज्य की सबसे दर्दनाक आधुनिक वास्तविकताओं में से एक सामने आई। इसके युवाओं का महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में उन्हीं नौकरियों के लिए बड़े पैमाने पर पलायन जो घर पर ही पैदा की जानी चाहिए थी। प्रतिष्ठित कंपनियों का जाना दुखद मील के पत्थर बन गया। बिस्किट निर्माता ब्रिटानिया की 1947 से कोलकाता में एक फैक्ट्री थी। 2024 में उन्होंने इसे बंद कर दिया। कंपनी ने आर्थिक कारणों का हवाला दिया, लेकिन आलोचकों ने राज्य के शत्रुतापूर्ण कारोबारी माहौल और जबरन वसूली संस्कृति को ताबूत में आखिरी कील के रूप में दोषी ठहराया। राज्य की ऐतिहासिक जूट मिलें, जो कभी इसकी औद्योगिक विरासत का गौरव थी, एक के बाद एक बंद होने का सामना कर रही है, जो एक बीते युग के अवशेष बन गई है। उद्योग के लिए परिवर्तन का वादा विफल हो गया था। समस्याएं ठीक नहीं हुई थी, वे बस रूप बदल चुकी थी। हड़तालों का डर सिंडिकेट के डर से बदल गया था। उन 6,688 कंपनियों के लिए जिन्होंने राज्य छोड़ा, यह कोई अचानक झटका नहीं था। यह हजारों कटों से हुई एक धीमी मौत थी। वे एक बदलाव की उम्मीद में टिके रह रहे थे, लेकिन जब उस बदलाव ने केवल नई समस्या लाई तो वे अंततः अपने टूटने के बिंदु पर पहुंच गए। और जब ऐसा लगा कि चीज़ें और खराब नहीं हो सकती, तो राज्य सरकार ने अंतिम प्रहार किया। अगर पश्चिम बंगाल का औद्योगिक पतन एक लंबी त्रासदी थी, तो अप्रैल 2025 में ये अपने चरम पर था। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसने निवेशक के विश्वास को नष्ट करने के लिए दशकों की हड़तालों और सिंडिकेटों से कहीं अधिक काम किया। द रिवोकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इंसेंटिव स्कीम्स एंड ऑब्लिगेशंस इन द नेचर ऑफ ग्रांट्स एंड इंसेंटिव एक्ट 2025। नाम भले ही लंबा हो, लेकिन इसका प्रभाव सरल और क्रूर था। इस अधिनियम ने 1993 तक की राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली लगभग
सभी औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं को पूर्वव्यापी रूप से रद्द कर दिया। आइए स्पष्ट करें कि इसका क्या मतलब है। 30 से अधिक वर्षों से पश्चिम बंगाल की सरकारों, वामपंथी और टीएमसी दोनों ने उद्योग को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की थी। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी वादे थे, जैसे सस्ती जमीन, कर वापसी और कम बिजली दरें। कंपनियों ने इन लिखित गारंटियों के आधार पर हजारों करोड़ के निवेश निर्णय लिए थे। उन्होंने कारखाने बनाए और लोगों को काम पर रखा। अपनी वित्त योजना इन्हीं के इर्द गिर्द बनाई। 2025 के अधिनियम ने इस सब पर एक हथौड़ा चला दिया। एक कलम की नोक से इसने घोषणा की कि किसी भी बकाया प्रोत्साहन भुगतान का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसने अपने बकाया का दावा करने की कोशिश कर रही कंपनियों द्वारा की गई सभी कानूनी चुनौतियों को अमान्य कर दिया। और एक अंतिम दुस्साहसिक कदम में अधिनियम ने राज्य को उस प्रोत्साहन राशि को वसूलने की अनुमति दी, जिसके बारे में उसने तय किया था कि अतीत में अत्यधिक दी गई थी। ये एक निश्चित ब्याज दर पर होम लोन जैसा है, और 20 साल बाद बैंक कहता है हम उस दर को पूर्वव्यापी रूप से बदल रहे हैं। अब आप पर एक बड़ी एकमुश्त राशि बकाया है और हमारा मूल अनुबंध शून्य है। पश्चिम बंगाल ने अपने निवेशकों के साथ यही किया। यह अनुबंध का एक मौलिक उल्लंघन था। सरकार का औचित्य राजनीतिक था। 2026 में राज्य चुनावों के साथ उन्होंने तर्क दिया कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री ने इसे एक विकल्प के रूप में पेश किया। हमें यह चुनना होगा कि सब्सिडी गरीबों को जानी चाहिए या अमीरों को। औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह एक तबाही थी। तत्काल वित्तीय झटका चौंका देने वाला था, जिसमें डालमिया और बिरला समूह जैसे दिग्गजों को संयुक्त रूप से 430 करोड़ से अधिक का संभावित नुकसान हुआ। लेकिन दीर्घकालिक क्षति कहीं अधिक बदतर थी। इस अधिनियम ने किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे मूल्यवान मुद्रा को नष्ट कर दिया, विश्वास। कोई भी निवेशक फिर से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए वादों पर कैसे भरोसा कर सकता है? प्रोत्साहन एक मानक उपकरण है जिसका उपयोग दुनिया भर की सरकारें निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए करती है। उन्हें पूर्वव्यापी रूप से रद्द करके सरकार ने पुष्टि की कि राज्य में राजनीतिक जोखिम किसी की कल्पना से कहीं अधिक था। इसने दुनिया को बताया कि पश्चिम बंगाल में अनुबंध उस कागज के लायक नहीं है जिस पर वे लिखे गए, और इसलिए हम कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ छोड़ा नहीं, उनके पास हार मानने का हर कारण था। ये एक बहुत ही विवादास्पद नीति है। क्या सरकार का कॉरपोरेट वादों पर सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देना सही है, या ये राज्य के आर्थिक भविष्य के लिए एक घातक झटका है? ये एक बहुत बड़ी बहस है। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। पतन की इस कहानी को उस दूसरे बंगाल को स्वीकार किए बिना बताना अनुचित होगा, जिसे राज्य सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि पारंपरिक उद्योग का खून बह रहा है। टीएमसी सरकार ने अपनी उम्मीद एक नए मॉडल पर टिका दी है, तकनीक और सेवाएं। इस दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु बंगाल सिलिकॉन वाली टेक हब है। न्यू टाउन कोलकाता में 200 एकड़ से अधिक में फैले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य राज्य को बेंगलोर और हैदराबाद को जवाब देना है। सरकार रिलायंस जियो को डेटा सेंटर के लिए टीसीएस और अदानी एंटरप्राइजेज जैसे बड़े नामों को जमीन आवंटित करके उन्हें आकर्षित कर रही है। सरकार का अनुमान है कि यह हब ₹1 ट्रिलियन का निवेश आकर्षित करेगा और 1 लाख तक नौकरियां पैदा करेगा। ये एक नए बंगाल की कहानी है जो अपने औद्योगिक अतीत को लांघकर डिजिटल भविष्य में प्लग इन करने की कोशिश कर रहा है। सरकार कोलकाता के आईटी पार्कों और एक नए फिनटेक हब के विकास की ओर इशारा करती है। राज्य के मंत्री आईटी निर्यात में वृद्धि पर प्रकाश डालते हैं, जिसके बारे में उनका दावा है कि ये 2011 में 4,500 करोड़ से बढ़कर 2025 में लगभग 35,000 करोड़ हो गया है। ये कहानी उस निर्विवाद वृद्धि से समर्थित है जिसका हमने पहले उल्लेख किया था। 1,13,000 से अधिक व्यवसायों की शुद्धि वृद्धि सरकार का प्राथमिक सबूत है कि पलायन की कहानी एक राजनीतिक कल्पना है। वे तर्क देते हैं कि वे एक जीवंत स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। आधिकारिक लाइन ये है कि राजनीतिक विरोधी विकास और आधुनिकीकरण की असली कहानी को छिपाने के लिए आंकड़ों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से पुरानी विनिर्माण इकाइयों जैसे ब्रिटानिया कारखाने का जाना गिरावट का संकेत नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। सरकार जानबूझकर अतीत के उद्योगों से हटकर
भविष्य के उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुन रही है। तो हम दो परस्पर विरोधी कहानियों, दो गहरे विभाजित बंगालों के साथ रह जाते हैं। एक ओर आपके पास एक नई अर्थव्यवस्था का सरकारी दृष्टिकोण है, टेक पार्कों, डेटा सेंटरों का बंगाल, जिसमें एक तेजी से बढ़ता स्टार्टअप दृश्य है। इस कहानी में पुराने कारखानों का नुकसान सिर्फ एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है ताकि कुछ नया रास्ता बना सके। लेकिन दूसरी ओर उन 6,688 कंपनियों की गंभीर वास्तविकता है जो चली गई। सिंगूर का भूत है और एक भूमि नीति है जो बड़े निवेशकों को डराती है। सिंडिकेट और राजनीतिक हस्तक्षेप की जमीनी हकीकत है। और सबसे निंदनीय, एक ऐसी सरकार है जिसने पूर्वव्यापी रूप से अपने 3 दशकों के सब प्रभुवादों को फाड़ दिया। सच तो यह है कि ये दोनों बंगाल असली है और यही राज्य के संकट का मूल है। अब समस्या ये है कि ये दोनों बंगाल एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। आप वर्तमान की नींव को सक्रिय रूप से तोड़ते हुए भविष्य के वादे पर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते। आईटी में वृद्धि आवश्यक है, लेकिन ये अकेले राज्य की बेरोजगारी की गहरी समस्याओं को हल नहीं कर सकती है। एक टेक हब उतनी ही संख्या में या उस प्रकार के लोगों को रोजगार नहीं देता है जितना एक बड़े पैमाने का विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र करता है। जिन 110 सूचीबद्ध कंपनियों ने राज्य छोड़ा, वे ब्लू कॉलर नौकरियां और स्थिरता का नुकसान का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें स्टार्टअप पंजीकरण द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था की आज की कहानी गहरे विरोधाभास की है। ये एक ऐसा राज्य है जो ढहती नींव पर एक नया घर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या उन नींवों की कभी मरम्मत की जा सकती है? क्या कोई राज्य वास्तव में अपने पारंपरिक औद्योगिक आधार को अलग थलग करते हुए नए उद्योगों पर सब कुछ दांव पर लगाकर समृद्ध हो सकता है, या ये खंडित अस्थिर भविष्य का मार्ग है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, पश्चिम बंगाल उस एक चीज को वापस जीतने के लिए क्या करना होगा जिसे उसने इतनी बुरी तरह खो दिया? उन लोगों का विश्वास जो निर्माण करते हैं, निवेश करते हैं और सृजन करते हैं।